कल जो हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, OHM, ओम नॉट ओम, ओके। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब करंट कितना किस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। ये प्रोपोर्शनल का मतलब ही होता है किसी चीज़ के ऊपर बिल्कुल डायरेक्टली निर्भर करना। किस पे निर्भर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पे। V का मतलब क्या होता है, वोल्ट, वोल्ट, ठीक है। V का मतलब होता है वोल्ट। एक होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का सिंबल आपको पता है क्या होता है ना, वो आपने देखा था, ये देखो इसके अंदर वोल्ट मीटर का ये वाला सिंबल होता है। ऐसे करो, ये V इसके बीच में लिख दो, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव लिख दो बस, ठीक है। V का मतलब होता है वोल्ट, वोल्ट को नापने वाला यंत्र होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए कितना वर्क डन किया गया, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। दो चीज़ों के अंदर में डिफरेंस, यहाँ पे कितना था यहाँ कितना था, ये उसका वोल्ट मीटर, ठीक है। करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है, ठीक, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ओके। चार्ज क्या होता है, कूलम होता है। चार्ज कहाँ से आता है, इलेक्ट्रॉन जो हर एक मेटल नॉन मेटल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इनकी मूवमेंट को ही क्या बोलते हैं, चार्ज मूव हो रहा है। चार्ज के मूव को ही क्या बोलते हैं, करंट मूव हो रहा है, ठीक है। आया यहाँ तक सारा कुछ समझ में। तो V यहाँ पे क्या हमने ये पढ़ लिया था कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है V के ऊपर। हमने ये भी पढ़ लिया था कि भाई I का मतलब क्या होता है, चार्ज Q अपॉन T, ऐसा ही था ना कुछ, चार्ज मूवमेंट हो रहा है कितने टाइम के अंदर। और V क्या था, V का मतलब क्या था, कितना वर्क डन हो रहा है एक चार्ज को ले जाने के लिए, यही था। दोनों के बीच में ये कॉमन था ना, ठीक है, ये दोनों चीज़ें कॉमन आ रही है। तो इसका मतलब I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो चुका है, ठीक। अब इस प्रोपोर्शनल को हमेशा हटाना पड़ता है, तो I इज इक्वल टू RV, ठीक है। हटाने के लिए क्या आया, R का मतलब रेजिस्टेंस, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है। इसकी यूनिट ये वोल्ट अपॉन एम्पियर, करंट की यूनिट क्या थी, तो इसका मतलब जब किसी वायर का पोटेंशियल डिफरेंस हो और उसके अंदर से करंट बह रहा हो तो उसको एक एक्सटर्नल फोर्स अपोज करती है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। आया समझ में। तो रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट फॉर गिवन कंडक्टर, ये सारी चीज़ें हैं। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो जो अलग अपने अंदर से करंट को बहने दे। करंट को बहने दे मतलब चार्ज को बहने दे। आया समझ से। इसलिए कंडक्टर कौन से होते हैं, मेटल के बने होते हैं, ठीक। विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्ट का मतलब रोकता है, नहीं बहने देता, ठीक है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि हर किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की अपनी अपनी क्षमता होती है। यहाँ तक आता है सबकी समझ में। यस सर। अभी ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस था ओम, ठीक है, ये हमने सारा कुछ पढ़ लिया था। OHM को कैसे लिखते हैं, ऐसे किया ये OHM, ठीक है। तो अगर आपको ये ऐसे लिखा आ जाए तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस 5 ओम है, ठीक है। ये मैं बोल रहा पता नहीं है क्या सीन सा बना दिया ये, ऐसे नहीं। उसके बाद में तो अब हम आ जाते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब ही क्या होता है, गुणसूत्र। किस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है, हर चीज़ किसी बिना किसी चीज़ पर निर्भर करती है। रेजिस्टेंस किस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है, सबसे पहले रेजिस्टेंस होता किस चीज़ के अंदर है, मेटल्स के अंदर ही होता होगा, मेटल्स की वायर के अंदर होता होगा। तो ऐसा मेटल्स के अंदर क्या चीज़ होती है जो कि जिसके ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। सबसे पहले लेंथ, लंबाई कितनी है, ठीक। रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, L फॉर लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कितनी लंबी तार है, ओके, ये बिजली की तारें कितनी लंबी जा रही हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब इसका मतलब भाखड़ा नंगल से अगर तार आ रखी है पूरी की पूरी, तो जितनी लंबी होगी रेजिस्टेंस उसके अंदर उतना ही ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रोकना करंट को, एक अपोजिशन फोर्स। इसका मतलब भाखड़ा नंगल से जो करंट आ रहा है दिल्ली तक आ रहा है, वो उस इतनी लंबी तार है, उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा है, ज़्यादा लेंथ होने की वजह से उसको रुकावट जा रही है। तो हमें डायरेक्टली समझ में ये आता है कि मैक्सिमम तो करंट जो भाखड़ा नंगल से दिल्ली तक पहुंच रहा है वो तो रास्ते में ही ख़त्म हो गया, वेस्ट हो रहा है वो। इट इज़ ट्रू, ठीक है। हमारे पास सिर्फ 30% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है जो टोटल वहाँ से ट्रेवल होकर आती है।
गॉट इट। और यहाँ से कन्याकुमारी पहुँचाना हो तो और ज़्यादा जाएंगे, परंतु पहुँचाना पड़ता है, ठीक है। नंबर 2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? एरिया का मतलब होता है ये एक तार है, इसकी मोटाई, क्रॉस सेक्शन काट दो, यहाँ से ऐसे गोलाई सी बन जाएगी ना, ये उसका एरिया, यानी कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ये क्या होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर? ये इसके ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पे डिपेंड करता है। इन्वर्सली का मतलब उल्टा, ज़्यादा एरिया ज़्यादा मोटा, ये तार की मोटाई ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। लेंथ के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी ज़्यादा लेंथ है इसका मतलब रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा है कंडक्टर का। और अगर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा है इसका रेजिस्टेंस उतना ही कम है, ठीक है। इसका इससे और अगर क्या आपको पता चलता है, तो जो बड़ी बड़ी जो ये जो रावण खड़े रहते हैं खेतों के अंदर, उसके ऊपर से जो तारें आ रखी होती हैं इतनी दूर दूर से, देखे ना वे, मोटाई उनकी क्या होती है? कम होती है, ठीक है। कम मोटाई होगी, कम होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो फिर कम होती है, पता नहीं जब कम ज़्यादा होती है। आप ही बताओ, अगर आपको कम रेजिस्टेंस चाहिए तो आप उसकी मोटाई ज़्यादा रखोगे कम रखोगे? मोटी रखोगे ना, तार मोटी होती है, तो तार देखिए कितनी मोटी मोटी होती है, फिर पतली क्यों कह रहे थे? मैं कुछ भी बोल दूंगा तो हाँ में हाथ थोड़ी मिलाना है, दिमाग लगाना है, ठीक है। आगे देखिए, अब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। नेचर ऑफ द मटेरियल, तीसरी चीज क्या होगी? कैसा नेचर है, किस चीज से बनी हुई है? सबसे अच्छा कंडक्टर किसको बोला जाता है? गोल्ड। पर सोने की तार कौन लगाएगा, है ना। गोल्ड बहुत अच्छा कंडक्टर है। इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी फ़ोन आते हैं इसके अंदर कुछ अमाउंट के अंदर गोल्ड होता है, सबके अंदर। ये 12-13 हज़ार रुपये के इंस्ट्रूमेंट क्यों बने होते हैं? इसकी वायरिंग कहीं ना कहीं गोल्ड है। इसका मतलब ये नहीं है जाते तोड़ के गोल्ड निकाल लो, वो जितने का गोल्ड निकलेगा उससे ज़्यादा का तो फ़ोन है आपका, ठीक है। हो जाता होगा कुछ 150, 200, 300, 400 रुपये का गोल्ड होता है, बिल्कुल पतली पतली माइन्यूट तार होती है, ठीक। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अब नेचर ऑफ द मटेरियल पे आपको पता चल गया कि भाई किस तरह का नेचर है। सर्किट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर डिफरेंट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी एक आया है, ये रेजिस्टिविटी क्या चीज़ होती है? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। दोनों को ऐड करो, क्या बन जाएगा? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, है ना। फिर से प्रोपोर्शन आ गया, हटाना पड़ेगा प्रोपोर्शन तो कैलकुलेशन के अंदर, तो इसको हटाने के लिए क्या कर देंगे? रो RHO, ठीक है, ये लगा देंगे, तो ये बन जाएगा L अपॉन A R। इसका मतलब क्या होगा? ये जब पहले लगा था तो उसका मतलब तो था रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए खुद एक और प्रोपोर्शन के अंदर से हमारे को लगाना पड़ेगा रो। इसको फिर हम बोल देंगे क्या? इसका नाम है रेजिस्टिविटी। क्या नाम है? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या चीज़ होती है वो एक बार इसकी डेफिनेशन हम क्या करेंगे? रेजिस्टिविटी यही था ना, रेजिस्टिविटी R इज इक्वल टू L अपॉन A। तो इसकी वैल्यू निकालो, R इंटू A डिवाइडेड बाई में L, यही होता है ना। तो रेजिस्टिविटी को हम ये बोल सकते हैं, जब इन अ गिवन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ गिवन लेंथ द रेजिस्टेंस विच इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। गॉट इट? एक बार पीछे से जाके बोलो, थोड़ी देर वेट करेंगे अभी, इतनी जल्दी मत बोला कराने के लिए, कई बार बोल चुका मैं आपको। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? ये तो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। सिंस ऐसा यूनिट इज रो, ऐसा यूनिट इज मीटर स्क्वायर। एरिया की ये है मीटर, इसकी यूनिट क्या है? मीटर। एरिया का कैसे निकालते हैं? मीटर स्क्वायर निकालते हैं ना, ये मीटर में नापते हैं। तो 1 मीटर रह गया 1/m हो गया। तो इसका मतलब क्या रह गया? ये मेट, इसकी फिर यूनिट क्या निकलेगी? यूनिटी ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। पता लगा कैसे? देखो कैसे हमने ये निकाल लिया था, P इक्वल टू R इंटू A डिवाइडेड बाई L, ये तो पता लग गया था। R की यूनिट क्या है? ओम। A की यूनिट क्या होती है? एरिया किस में निकलता है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। लेंथ कितने में निकलती है? मीटर में।
एम से एम कट गया, क्या रह गया, ओम मीटर। ये किसकी यूनिट हो जाएगी, रेसिस्टिविटी की। तो रेसिस्टिविटी की क्या यूनिट होती है, ओम मीटर। मतलब एक ओम रेजिस्टेंस फ्लोइंग थ्रू द 1 मीटर ऑफ द वायर इज कॉल्ड एज रेसिस्टिविटी। क्लियर है, क्लियर है सबको, ठीक है जी। ये देखो हर एक की अलग अलग रेसिस्टिविटी है। सिल्वर की रेसिस्टिविटी ये रही, एल्यूमिनियम की ये रही, टंगस्टन की ये रही, निकल की ये रही, मरकरी की ये रही। अलॉयज कंडक्टर, कंडक्टर क्या होते हैं, जो अपने अंदर से अलग से इलेक्ट्रिसिटी को आराम से पास कर सकते हैं। अलॉयज धातु, वैसी धातुएं जो कि मेटल नॉन मेटल से मिलके बनी हुई है, हमने अपने हिसाब से बना रखी हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, निक्रोम, फिर इंसुलेटर, ग्लास, हार्ड रबड़, इनके अंदर देखो कितना ये है। तो रेसिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स है, ये आपको आते हैं पेपर के अंदर। दे दिया किसी की रेसिस्टिविटी दे दी, बताओ इसकी लेंथ बताओ, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताओ, ऐसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। समझ में तो आ गया ना लिंकेज क्या चीज़ है। वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या चीज़ होती है, कुछ नहीं होता, एक डिवाइस होता है, डिवाइस विच इज़ यूज टू वेरी द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। पंखे के अंदर आपने ये देखा होगा कि इनके ऊपर जो मोटर लगी होती है घुमा घुमा के, या फिर पानी के मोटर के अंदर जो भी कुछ है, रियोस्टेट एक नाम की चीज़ होती है पानी की मोटर के ऊपर। अरे इसका रियोस्टेट जल गया, रियोस्टेट जल गया तो इसका मतलब करंट डायरेक्ट आ रहा है, फूंक देगा सब कुछ, चेंज कराओ इसको। बोलते हैं क्या चीज़ होता है रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करता है, जो करंट के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस डिपेंड किसके ऊपर करता है, लेंथ के ऊपर, एरिया क्रॉस सेक्शन के ऊपर। मोटर की बांधने की देखिए, मोटर बंधाई, ट्यूबवेल की मोटर खराब हो गई, कैसे करते हैं, ले लपेटा उसको बांध के क्या कर रहे होते हैं, वो वायर वो करते हैं कितनी, एक तो लेंथ के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसको क्या कर रहे हैं वे, घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, इसके लिए लपेटे दिए जाते हैं वो इतने सारे। समझ में आ गए, क्योंकि दे हैव टू प्रोड्यूस अ सर्किट इन सच अ वे जिसके अंदर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाए। अब ये जो मोटर बांधने वाले होते हैं ना, ये उनको भी नहीं पता होता, क्यों, वो तो अपने कारीगर होते हैं, उनको बस अपना ये पता है कि ऐसे है, 150 लपेटे दे दियो बस, उसने लगा पड़ा है, क्या कर रहा है देख नहीं रहा क्या कर रहा हूँ, बस इतना ही बताएगा तुम्हारे को। रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ, रियोस्टेट ये हो रहा है, एरिया क्रॉस सेक्शन ये कर रहा हूँ, लेंथ कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। मोटर बंदवानी है, पैसे दे जा, खत्म। तो परंतु जब आप इंजीनियर बनेंगे तब आपको ये सब चीज़ें, ठीक है, इंजीनियर बनेंगे या आपको पता होना चाहिए किस चीज़ के लिए, या आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर भी यूज़ हो रहा है। अगर इस तरह का ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे रेजिस्टेंस को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको इसको यूज़ करना अच्छे से आता है, रियोस्टेट आप बाहर से भी आ जाते हैं, एक पर्टिकुलर जैसे किसी चीज़ के ऊपर आप लगा देते हो रियोस्टेट, आपके घर के अंदर एमसी होती है मीटर के पास में, वहाँ पे भी रियोस्टेट लगते हैं। आपको कितना करंट चाहिए उतना ही देगा, ये थोड़ी है भाखड़ा नंगल से आ रहा है 450 वाट का करंट, तो 450 वाट आपके घर के अंदर घुसा दिया, नहीं होएगा ना ऐसे। विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड रियोस्टेट, डिवाइस विच इज यूज टू वेरी द रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज फ्रॉम द सोर्स। सोर्स की वोल्टेज भाखड़ा नंगल से आ रही है, वहाँ की वोल्टेज को चेंज करे बगैर करंट को घटाने या बढ़ाने वाला यंत्र रेजिस्टेंस की सहायता से रियोस्टेट कहलाता है। इज इट क्लियर? रेजिस्टेंस इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस, और ये किस वजह से, वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब विभिन्न, विभिन्नता ला देता है रेजिस्टेंस के अंदर। ओके, ये देखो ये रेजिस्टेंस का निशान होता है ऐसे करके जिगजैग जिगजैग, इसके ऊपर ये एरो करके लगा दिया, मतलब इसके ऊपर कंट्रोल कर दिया, इसका मतलब वेरिएबल कर रहा है इसको। ओके, या फिर इसके बीच में से ऐसे क्रॉस मार दिया, क्रॉस मार दिया मतलब भाई इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया, इसके ऊपर मेरा हक है, मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, इसलिए रियोस्टेट आ गया। रेजिस्टिविटी पढ़ा, रेजिस्टेंस पढ़ा, रेजिस्टेंस किसकी चीज़ पे डिपेंड करता है ये पढ़ा, रियोस्टेट पढ़ा। वेरिफिकेशन ऑफ द ओम्स लॉ, ये एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, सर्किट डायग्राम था ना प्लस माइनस ऐसे, ये क्या, ये किस चीज़ का निशान है यहाँ पे, बैटरी का, बैटरी का, ये क्या है, ए, जल्दी, एमोमीटर, एमोमीटर या एमीटर, 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 ये क्या है, वोल्ट मीटर, ये क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। सेटअप अ सर्किट नॉट रीडिंग द एमीटर एंड द वोल्टमीटर, इसकी रीडिंग पढ़ो। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल बाय चेंजिंग द बैटरी, एवरी टाइम यू विल फाइंड द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एमीटर आई एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन एमीटर एंड वोल्टमीटर। जितनी बार भी इसके अंदर बैटरी लगाओगे, छोटा सेल लगाया, इसकी वैल्यू अलग हो जाएगी, इसकी वैल्यू अलग हो जाएगी।
बड़ा सेल लगाया, इनकी वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, प्लॉट दिस फिगर्स, ये आपने फिगर प्लॉट कर लिया। I इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और I इज इक्वल टू V अपॉन R, ये मिल गया। ये तो वैसे भी आपको आ गया, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ये अभी आपने पढ़ा था। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आपके पीछे पीछे अभी देखो कहाँ था आपका, ओके ये था ना, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, I इज इक्वल टू V अपॉन R, प्रोपोर्शन हटाया बराबर लगा दिया था, और V इज इक्वल टू आई आर बन गया था ना ये वाला। यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, अगर आपके सामने वैल्यू आ रही है V इज इक्वल टू आई आर, तो I क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो सकता है, R क्या हो सकता है, V अपॉन I हो सकता है। अरे कुछ भी, कैसे भी मैथ है, कुछ भी खेल लो इसके अंदर। इससे आपको क्या पता चला, अगर आपको करंट दे रखा हो, रेजिस्टेंस दे रखा हो, वोल्टेज पता कर लोगे, ये दे रखा हो, इन दोनों में से दोनों चीज़ें पता कर लोगे। R अब आपको डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर। मान लो आपको डायरेक्टली नहीं दे रखा, इनडायरेक्टली दे रखा है, आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया, ठीक है, और क्या दे दिया आपको, रो की वैल्यू दे दी आपको कि भाई कितने, सॉरी P, ये जो रो था, रेजिस्टिविटी की वैल्यू दे दी आपको, मटेरियल की रेजिस्टिविटी कितनी है, उसकी लेंथ दे दी आपको। तो आप पहले R निकाल लोगे, R निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, फिर आप I निकाल लोगे। पता लग गया ना आपको। तो V और I आपको पता है, V को निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस को, वर्क डन दे दिया आपको डिवाइडेड बाय में चार्ज, तो पहले V निकाल लोगे, करंट पूछ सकता है, तो ये पता है आपको, V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, I क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय में टाइम, R क्या होता है, रेजिस्टिविटी इंटू L अपॉन A। अब इनके अंदर से कहीं से भी कुछ भी दे दिया, आप अपने आप निकाल लोगे, कैलकुलेट करना मैथमेटिकली। अब ये आपको पता होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया, बेशक दोबारा देख लो। V इज इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय में चार्ज, ये क्या है, क्यू का मतलब कूलम। आई क्या होता है, इलेक्ट्रिक क्यू डिवाइडेड बाय में टी, टी। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस, कैसे होता है, रो एल अपॉन ए। ठीक है, अब ये बाकी की कहानी को तुम जानो सवालों के अंदर से, कहीं से कुछ भी कैसे भी दे दिया जाए, इसके अंदर से अब आपको ये टोटल कनेक्शन आया समझ में। अब ये रजिस्टर जो होता है, ये कैसे लगता है, दो तरीके से लग सकता है, पहला सीरीज के अंदर, दूसरा पैरेलल के अंदर। ये देखो, ये क्या है, किसका डायग्राम है, ये सर्किट का। अगर आपको ऐसे करके एक ही लाइन के अंदर ऐसे दे रखा है, तो इसका मतलब तो क्या है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज के अंदर लगा हुआ है। ठीक है, अब आपको कैसे कैलकुलेट करना है, आपको मान लो ये बोल दिया वैल्यू द करंट इन द एमीटर इज सेम, एमीटर की करंट की वैल्यू तो रहेगी सेम, परंतु जब तक ये इस रेजिस्टेंस के अंदर से जा रही है, तो जैसे अगर ये सीरीज के अंदर है तो कैसे जोड़ेंगे, ये 5 ओम दे रखा है, ये 5 ओम दे रखा है, 5 5 5 5 15 ओम है जी। दूसरे तरीके से इसको कैसे कर सकते हैं, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस में R2 प्लस में R3। सो वी कंक्लूड दैट इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स द करंट इज सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट। इस केस के अंदर अगर रेजिस्टेंस ऐसा दे रखा है, सारे सर्किट के अंदर करंट एक जैसा रहेगा। इज इट ओके? कहाँ, बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर जिनमें बहुत हैवी वोल्टेज चाहिए होती है, वहाँ यूज होता है। समझ में आया? दूसरे तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, पैरेलल में भी यूज़ कर सकते हैं। पैरेलल में कैसे यूज़ करा जाएगा, ये देखो, ये पैरेलल के अंदर यूज़ कर दिया, एक ऐसे कर दिया, एक बिल्कुल साथ में लगा दिया, एक ये। अब देखो, ये जब यहाँ से करंट जा रहा है, ये तो है सीरीज के अंदर, है ना, परंतु एक ये इसके है और ये, तो ये तीनों आपस में पैरेलल में हो गए। इसको कैसे ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे I1 प्लस I2 प्लस में I3। I की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, V अपॉन R होती है ना, V तो कांस्टेंट है सबका, है ना, वोल्टेज तो कांस्टेंट रहता है सबका, V अपॉन R। तो V को हमने कांस्टेंट मान के अलग से निकाल लिया, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। ये हो गया पैरेलल के अंदर। पैरेलल का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, जो भी चीज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी, आउटपुट उतना ही कम निकलेगा। अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो तो, और मैंने बोल दिया कि पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है, तो इसका मतलब
इनकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, 1/5 1/5 1/5 है ना, 5 1 2 3 3/5 आ जाएगा कहीं से जाके। 3/5 क्या होता है 0.6। ठीक, अगर मैंने इसको बोल दिया सीरीज के अंदर कनेक्टेड है 5R प्लस में 5R प्लस में 5R 5 ओम 5 ओम 5 ओम, कितना हो गया 15। कितना फर्क आया, कहाँ पे 0.6 कहाँ पे 15। तो इससे आपको पता क्या चलता है, अगर पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस दे रखा हो तो इसका मतलब रेजिस्टेंस को क्या करा जा रहा है, घटाया जा रहा है। ठीक है, उसको रेजिस्टेंस को घटाया जा रहा है। और अगर सीरीज के अंदर हो तो बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर। डिवाइसेस इन सीरीज एंड द पैरेलल, ये देखो इस तरीके से डिवाइसेस सीरीज या फिर पैरेलल के अंदर होते हैं। अगर ये ऐसे करके जोड़ रखे हैं तो ये हमारे सीरीज के अंदर है, अगर ऐसे करके जोड़ रखे हैं तो ये क्या है पैरेलल के अंदर। ये जो झिलमिल जो जितनी भी दिवाली के ऊपर लाइटें जलती हैं क्या होते हैं ये, उसके अंदर जब ये लाइटें खरीदने जाओगे लड़ियाँ तो उसको बोला रजिस्टर दे दे, रजिस्टर खराब हो रहा है बोलते हैं ना, वो रजिस्टर लगाया जाता है पैरेलल के अंदर, है ना। रजिस्टर खराब हो गया तो अगर वो जब तक वे पैरेलल के अंदर आपस में जुड़ी हुई हैं जब तक सारी बढ़िया हैं, अगर बीच में से एक भी चीज़ खराब हो गई ले भाई सारी लड़ी गई। यही होता है क्योंकि रजिस्टर खराब हो जाता है। और रजिस्टर ये एक बिल्कुल सीरीज या पैरेलल, और ये ज़्यादातर पैरेलल के अंदर जुड़ी होती है। ओके, आपने ये भी देखा होगा एक तार है, एक उसके साथ में जोड़ दिया, एक यहाँ से जोड़ दिया और वो वहाँ चला गया, वो वहाँ चला गया और सबके अंदर बिजली जा रही है ना। तो ये आपको पता चल गया। एडवांटेज ऑफ द पैरेलल, in series connection either all devices are on or all are off, but in parallel connection devices can be selectively switched on or off। ये फायदा होता है। अगर सीरीज के अंदर है सारा कुछ तो भाई सब कुछ इकट्ठा चलेगा। ये जो आपके जो स्विचेस बोर्ड लगा रखे हैं कमरे के अंदर, ये दबाओगे तो पंखा चलेगा, ये दबाओगे तो बल्ब चलेगा। सीरीज का मतलब तो को एक दबाओ सब कुछ चलेगा। फिर तो पैरेलल करते क्यों है, पैरेलल का मतलब मान लो ये आपका एक सर्किट था, यहाँ से जो गया वो है पंखे का, इन दोनों के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ से जो गया वो था बल्ब का, यहाँ से जो गया वो था ट्यूबलाइट का। इज इट क्लियर। तो आपने एक स्विच यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया। ओके, परंतु अगर ये सीरीज में होगा ऐसे होगा तो एक कोई भी एक के अंदर फॉल्ट आया या एक बंद किया तो बाकी सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, बिल्कुल ब्रिज टूट जाएगा। इज इट क्लियर। तो इसलिए रेजिस्टेंस को पैरेलल और सीरीज में जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका ये रूल है। इन सीरीज कनेक्शन इफ वन डिवाइस फेल्स ऑल डिवाइसेस विल टर्न ऑफ, बट इन पैरेलल कनेक्शन इफ वन डिवाइस फेल्स रेस्ट ऑल विल वर्क फाइन। पंखा खराब हो गया तो बल्ब और ट्यूबलाइट के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर। यस सर। In series connection, all devices will get same amount of current, but in parallel connection, different devices need different amount of the current for the proper working। ये भी ठीक है, सभी को सेम करंट मिलेगा। 15 रेजिस्टेंस अगर सीरीज के अंदर जोड़ रखे हैं, परंतु अलग अलग जोड़ेंगे तो सबको अपने अपने हिसाब से। मान लो टीवी को कम की चाहिए तो टीवी के लिए कम रेजिस्टेंस जोड़ दो पैरेलल के अंदर, पंखे को ज़्यादा चाहिए पंखे को ज़्यादा। इसीलिए आपके स्विचेस भी होते हैं ना, प्रेस वाला स्विच मोटा बनाया जाता है ना, और हीटर वाला रॉड वाला स्विच बड़े बड़े होते हैं, ये छोटे छोटे स्विच होते हैं। इनके अंदर अगर आप हीटर या रॉड किसी तरह घुसा दोगे हो जाएगा काम, है ना। तो सबका रेजिस्टेंस लेवल अलग अलग। इज इट क्लियर। यस सर। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन समझ पा रहे हो कहाँ पे होता है करंट का। अब आ जाते हैं हीटिंग करंट ऑफ द हीटिंग इफेक्ट। आपने जो बोला था ये करंट गर्म भी करता है। सभी एनर्जी के सोर्सेज, करंट क्या चीज़ है, फ्लो ऑफ चार्जेस है, और जब कोई चीज़ मूव करती है तो वर्क डन हो रहा है, और इसकी वजह से वर्क डन की वजह से हीटिंग इफेक्ट भी पड़ रहा है। लेट आई करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर R and potential across the resistor is V. When charge Q moves against the potential difference V in time t, the amount of work is, अरे सीधी सी बात है, W इज इक्वल टू वर्क डन का मतलब Q इंटू V। Q का मतलब चार्ज, V का मतलब वोल्ट। वोल्ट का मतलब क्या होता है, वोल्ट का मतलब क्या होता है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा V इंटू Q अपॉन T इंटू T VIT विथ। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I का मतलब करंट, T का मतलब टाइम। जब 1 वोल्ट ऑफ करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एक क्रॉस सेक्शन जिसका 1 वोल्ट क्रॉस सेक्शन था, 1 एम्पियर करंट उसके अंदर से पास हुआ 1 सेकंड के अंदर, तो उसको वर्क डन बोलते हैं और उससे हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है। सिंपल,
आया समझ में? Yes. ये वर्क डन इज इक्वल टू VIT, तो थोड़ा सा हो रहा है बस। सो वर्क डन बाय द बैटरी फॉर मूविंग द चार्ज इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज VIT। कितना वर्क डन हुआ इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक चार्ज को मूव करने के लिए, वर्क डन की बात वाले न्यूमेरिकल आने तो फॉर्मूला रहेगा VIT। ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखो फिर बैटरी हैज़ केमिकल एनर्जी। अब सभी बैटरीज के अंदर केमिकल एनर्जी होती है वर्क डन करने के लिए। अब बैटरी डज वर्क, इट्स केमिकल एनर्जी डिक्रीजेज, सेल हो जाते हैं रिड्यूस थोड़े दिनों के अंदर, बट टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। केमिकल एनर्जी इज बैटरी इज कन्वर्टेड टू द हीट एनर्जी इन द रजिस्टर। ये कहाँ चली जाती है? ये मान लो आपने कोई चीज़ के लिए है मसाजर वगैरह के अंदर डाल रखा है, कुछ भी हो रखा है, वो कहीं ना कहीं एनर्जी कंज्यूम हो रही है ना। तो इसका मतलब आपने पिछली वाली क्लासेस के अंदर कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, फोर्स वाले चैप्टर के अंदर, याद है कि कोई भी सारी भी एनर्जी होती है, सभी वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। ओके, सभी एनर्जी एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, सारी फिजिक्स इसी के ऊपर रहती है। फॉर एग्जांपल हीट एनर्जी की वजह से आप स्टीम इंजन्स को चला पाते हो और रेलगाड़ी आगे बढ़ती है ना, तो वो दूसरी तरह की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती हैं और वे कंजर्व होती हैं। ओके, तो इसके अंदर क्या है, द हीटिंग ऑफ द रेजिस्टर इज कॉमनली नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग ओम्स लॉ। H इज इक्वल टू IR इंटू IT। IR क्या था? V इज इक्वल टू IR, हमने पढ़ा था Current और resistance. अभी रेजिस्टेंस वाला पढ़ के आए हो ना, सारा का सारा, सारी कहानी पढ़ा था आपने। V इज इक्वल टू IR, ये देखो निकाल लिया था ना हमने। वर्क डन क्या हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट की फॉर्मूला क्या है, V इंटू IT है। इस V को खोल लो, V को अगर यहाँ से I इंटू R हो जाएगा, ये I का मतलब I इंटू में T टाइम, 2 बार I आ रहा है तो I का बन जाएगा क्या, I स्क्वेयर इंटू R इंटू में T। तो हीटिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, I स्क्वेयर RT। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट का ये वाला फॉर्मूला भी हो सकता है। ठीक है, आ गया। अब इसके अंदर से आपको वर्क डन, आपको मतलब हीटिंग इफेक्ट दे रखा है, ये क्या होता है वर्क डन, ये आपको दे रखा है, R निकाल सकते हो, I दे रखा है, T दे रखा है, हीटिंग इफेक्ट निकाल सकते हो, कर सकते हो सारे। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। दिस इज नोन एज द जूस लॉ ऑफ हीटिंग। इसको क्या बोलते हैं, जूस लॉ ऑफ हीटिंग। इट स्टेट्स दैट heat produced in a resistor is directly proportional to the square of the current given to the resistor, directly proportional to the resistance for a given current, and the directly proportional to the time for which current is flowing. Directly proportional to the current, I square है, Yes sir. करंट जितना है उसका दोगुने पे डिपेंड करेगा, उसका कितना रेजिस्टेंस है और कितना टाइम है। ये फॉर्मूला कहाँ यूज़ हो रहा है, हीटर यूज़ करते हो खाना पकाने के लिए, है ना, उसके अंदर एक ऐसे ऐसे करके कोयलिंग होती है, थोड़ा सा ख़राब हो जाए तभी 50 रुपये मांग लेती है, ठीक कराने जाना पड़ता है। वो क्या करता है, उसके अंदर कुट कट टक टक करता है, उसको चेंज कर देता है पूरा का पूरा। क्या कर रहा है वो रेजिस्टर्स को चेंज कर रहा है, रजिस्टर ख़राब हो जाते हैं उसके लिए। गॉट इट? तो रजिस्टर का मतलब क्या होता है, I स्क्वेयर RT। जा चुके।